प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो रहेगी बेटा वो क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली रहेगी। इसके अलावा जो भी साथी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और साख या मनी एंड क्रेडिट। तो बेटा जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे या उसकी तैयारी करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस टॉपिक को 4 से 5 मेन मेन हेडिंग में डिवाइड कर लेंगे और फिर आपको उन हेडिंग वाइज या टॉपिक वाइज क्या है उस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप उनको छोटी छोटी सब हेडिंग में डिवाइड कर लेंगे या टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो मुद्रा है वो क्या होती है, किसी विदेशी करेंसी है। जैसे भारत की क्या है, रुपया है, अमेरिका में डॉलर है। ठीक, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति में कि जो फ्रांस था उसकी जो मुद्रा थी या करेंसी थी वो क्या थी, लिवरे। वहीं जो है साख, साख क्या होता है? तो बेटा साख एक ऐसा समझौता होता है जिसमें कोई जो ऋण देने वाला है यानी जिसके पास आप कर्ज लेने के लिए या लोन लेने के लिए जाते हैं, वो उस उधारकर्ता को वस्तुएं सेवाएं इस आधार पर देता है कि वो भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। यानी एक तरह का समझौता है जिसमें जो ऋणदाता होता है वो उधारकर्ता को पैसा सेवाएं इस बेस पर देता है कि वो भविष्य में उनका भुगतान कर देगा। कौन? यानी जो उधार लेने वाला है वो उनका भविष्य में भुगतान कर देगा। अब बेटा जो साख होता है उसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या क्या हैं? ऋण की शर्तें या साख की शर्तें। तो बेटा सबसे पहली है ब्याज की दर। आप जब भी लोन लेंगे तो उसमें कोई ना कोई ब्याज की दर होती है, 8%, 10% ऐसे करके। अगली जो आवश्यक शर्त है वो है बेटा समर्थक ऋणाधार। इसको कोलेटरल भी बोलते हैं। अब समर्थक ऋणाधार क्या होता है? तो बेटा ये ऐसी कोई भी वस्तु है जिसके आधार पर आपको क्या है, लोन प्राप्त होता है। अब वो आपके जेवर हो सकते हैं, भूमि के कागजात हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके आधार पर आपको क्या मिलता है, लोन प्राप्त होता है या ऋण प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कह देंगे, समर्थक ऋणाधार। साख की जो अगली शर्त है वो है बेटा आवश्यक कागजात। अब आवश्यक कागजात क्या? आप जब भी बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपसे क्या है, कुछ ना कुछ जरूरी जो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे जरूर लेंगे और उनके आधार पर ही फिर आपको क्या किया जाएगा, लोन प्राप्त होगा। इसकी एक और शर्त होती है बेटा वो भुगतान के तरीके, कि आप जो लोन है उसका भुगतान किन किन तरीकों से करेंगे। ठीक है, मुद्रा का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, साख का अर्थ और साख की शर्तें वो भी मैंने आपको बता दिया। अब है बेटा आप इमेजिन कीजिए जब मुद्रा नहीं होती थी तो जो लोग थे वो व्यापार या उनको वस्तुएं खरीदनी होती थी वो किस प्रकार करते थे। तो बेटा उस टाइम पर एक व्यवस्था थी जिसको कहा जाता था बार्टर व्यवस्था। अब बार्टर व्यवस्था क्या थी? तो बार्टर व्यवस्था में बेटा वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। यानी जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और दूसरा व्यक्ति भी उसके बदले में उसको वस्तु देगा। लेकिन इस बार्टर व्यवस्था में क्या था, एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी बेटा, उसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचना चाहता था तो सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु को खरीदना चाहे, उसकी भी ऐसी इच्छा हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको गेहूं बेचने हैं और उसके बदले में आपको जूते खरीदने हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो जूते रखता हो और जूते बेचना चाहता हो, उसके बदले में उसे गेहूं चाहिए हो। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते थे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। और बार्टर व्यवस्था क्या थी, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। ठीक है, और इसके चलते ही फिर क्या था, आगे जाकर हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। अब जो बेटा मुद्रा है उसके कुछ आधुनिक रूप है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता ही होंगे, जैसे कागज के नोट, सिक्के, मोबाइल और यूपीआई या नेट बैंकिंग। ठीक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये सब क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप है। ये आप इनको लिख लेंगे, कौन कौन से? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग, चेक। ठीक है, ये सब क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप है। अब बेटा जो ऋण होता है, लोन होता है, आप क्या करते हैं, लोन को बैंक से लेते हैं, है ना। और भारत में जो सबसे बड़ा बैंक है बेटा उसका नाम क्या है, आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बेटा 1 अप्रैल 1935 को क्या था,
इसे बनाया गया था। और उस टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर था यानी मुख्यालय था वो था बेटे कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था उसको बेटा कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके एक दो वर्ष के बाद इसको बेटा क्या था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यानी अब ये जो बैंक था एक तरह से सरकारी बैंक हो गया था। अब जो आरबीआई है बेटा, इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कार्य है वो क्या है, वो है बेटा मुद्रा जारी करना या नोट जारी करना। ये सरकार की तरफ से क्या करता है, मुद्रा जारी करता है। दूसरा इसका जो काम है बेटा, ये क्या करता है, ब्याज की दरों को निर्धारित करता है कि जो भी बैंक होंगे उनमें आपको किस ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसको कौन डिसाइड करता है बेटा, तो उसको डिसाइड करता है आरबीआई। इसके अलावा ये क्या करता है, ये भारत की जो मौद्रिक नीति है या मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी निगरानी कौन रखता है बेटा, आरबीआई रखता है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख कार्य है वो बेटा ये निगरानी रखता है किसके ऊपर, बैंकों और जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है, उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर ये क्या करता है, निगरानी रखता है। यानी ये अच्छे से काम कर रहे हैं, जो ब्याज दर है उसी ब्याज दर पर लोगों को लोन दे रहे हैं, इस चीज की निगरानी भी कौन रखता है, आरबीआई रखता है। इसका अगला प्रमुख कार्य है वो क्या है बेटा, तो ये क्या करता है, ये इस बात की निगरानी रखता है कि जो बैंक है वो अपने पास कितना नगद या कैश रखे हुए हैं। अब बेटा आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो बैंक है उसको बेटा अपने पास कुल राशि का 15% क्या है, कैश के रूप में रखना होगा। वो किस लिए, क्योंकि बेटा जिस भी व्यक्ति का उस बैंक में खाता होता है उनको जब कैश की आवश्यकता पड़ेगी तो इतना कैश बैंक के पास उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने रूल बना रखा है कि कोई भी बैंक होगा वो 15% क्या है अपने पास कैश रखेगा। ठीक है। अब ऋण जो है बेटा उसके दो तरह के स्रोत होते हैं। आप जो लोन लेते हैं वो आप दो सोर्सेज से लेते हैं, पहले है औपचारिक स्रोत और दूसरे क्या होते हैं बेटा, अनौपचारिक स्रोत। बात करें औपचारिक स्रोत की तो बेटा जो औपचारिक स्रोत है या फॉर्मल सोर्सेज है वो कौन कौन से होते हैं, जब भी आप किसी सरकारी संगठन से जैसे बैंक, सहकारी समिति, ठीक है, इन सब से अगर आप कोई लोन लेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे औपचारिक ऋण के स्रोत। वहीं अगर हम बात करें अनौपचारिक ऋण के स्रोतों की तो बेटा जब आप अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, किसी व्यापारी से, महाजन से, बहु, इन सब से जब लोन लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, ऋण के अनौपचारिक स्रोत। अब इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। जैसे जो ऋण के औपचारिक स्रोत है उसमें बेटा आपको ये साख की जो शर्तें हैं वो सारी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है। वहीं अगर अनौपचारिक स्रोत की बात करें तो इसमें बेटा जो ब्याज की दर होती है वो बहुत अधिक होती है। आपको बिना समर्थक ऋण आधार के भी लोन जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसमें जो भुगतान के तरीके होते हैं बेटा वो भी क्या है, कोई निश्चित नहीं होते। अच्छा एक और बात, अगर आपको कुछ बड़ा अमाउंट चाहिए यानी बड़ा लोन चाहिए तो आप औपचारिक ऋण के स्रोत के पास जाएंगे। वहीं अगर आपको कोई छोटा अमाउंट चाहिए तो आप क्या है, अपने अनौपचारिक स्रोत के पास जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो अनौपचारिक स्रोत है बेटा उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जो वादा किया गया है या जो लोन आपको देने के लिए कहा गया है वो पूरा होगा ही होगा। वहीं अगर हम बात करें औपचारिक स्रोतों की तो औपचारिक स्रोत में क्या है, हमें गारंटी होती है कि जो लोन है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप लिख लेंगे, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत में क्या होता है, ब्याज की कम दर होती है, समर्थक ऋण आधार की आपको आवश्यकता होती है, आवश्यक कागजात आपको देने पड़ेंगे, इसके अलावा भुगतान के तरीके निश्चित होते हैं। आपको बड़ी राशि चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे, औपचारिक स्रोत से। इसके उदाहरण क्या क्या है, आप किसी बैंक से, सहकारी समिति से, ठीक है, जो भी सरकार द्वारा चलाई जाती है वहां से अगर लेंगे तो वो क्या है, औपचारिक स्रोत है। वहीं आप इन सबके पांचों पॉइंट का उल्टा कर देंगे, आप किसी दोस्त से, रिश्तेदार से अगर लोन लेते हैं तो उसको अनौपचारिक स्रोत कहेंगे। इसमें ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, कोई समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यक कागजातों की आपको आवश्यकता नहीं होती। आपको कोई छोटा अमाउंट चाहिए तो आप अनौपचारिक स्रोत के पास जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको लोन की कोई गारंटी नहीं होती और ना ही भुगतान के जो तरीके हैं बेटा उनकी कोई निश्चित होते हैं। ठीक है। आगे है, गांव में जो लोग हैं वो स्पेशली महिलाएं, वो बेटा क्या करती है, वो अपना एक ग्रुप बना लेती है और उस ग्रुप को कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह। अब जो ये स्वयं सहायता समूह है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा।
हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 3 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है। तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, तो बेटा गांव में ये क्या है, 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है जिसमें सदस्य होते हैं 15 से 20। वो लोग क्या करते हैं, 25 से लेके 100 रुपए तक अपनी जो भी जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उस राशि को इसमें जमा करते हैं। जब आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य बन जाते हैं तो बेटा आप क्या है, आपको लोन मिलने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब आप अकेले जाएंगे बैंक में लोन लेने के लिए तो हो सकता है कि आपके पास उतना समर्थक ऋणाधार न हो के बैंक आपको लोन दे दे। वहीं अगर आप एज ए ग्रुप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक वाले क्या है, फिर आपको लोन दे देते हैं और फिर उस लोन का भुगतान जो है बेटा वो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। वो कौन कौन से प्रमुख कार्य है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला तो ये क्या काम करता है, ये बेटा गांव में जो महिलाएं हैं उनको संगठित करता है, यानी एकजुट करता है। और दूसरा इसका जो काम है वो क्या है कि कम ब्याज दर पर ये अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराता है। तीसरा, ये सदस्यों की पूंजी को इकट्ठा करता है। चौथा कार्य क्या है, ये सामाजिक मुद्दों के लिए मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ प्रमुख प्रमुख कार्य। 15 से 20 सदस्य होते हैं जो कि 25 से 100 रुपए तक अपनी हर महीने उसमें जमा करते हैं। जब भी किसी सदस्य को लोन की आवश्यकता होती है तो उसे कम ब्याज दर पर बिना समर्थक ऋणाधार के लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर उनको कोई बड़ा लोन चाहिए तो फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जाके बैंक में इसके नाम पर ही क्या है बेटा, फिर वो लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर। इसके अलावा इसमें अगर कुछ बचा होगा तो या आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मैंने जैसे जैसे आपको टॉपिक वाइज बताया है आपको उसको ऐसे ही नोट कर लेना है। ठीक है, आरबीआई के कार्य, आरबीआई कब बनाया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के मुख्य मुख्य कार्य जो है वो, इसके अलावा साख की शर्तें, मुद्रा और साख का अर्थ, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर पेपर में मुद्रा और साख चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें एक कीवर्ड ढूंढना है। जैसे अगर लिखा होगा साख की शर्त तो आपको वो 4 बातें लिख देनी है। आरबीआई अगर कहीं भी लिखा आ गया तो बेटा उसमें आरबीआई के बारे में जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं वही लिखने के। 1935 में बना था, कलकत्ता में हेडक्वार्टर था और उसके बाद इसके क्या क्या प्रमुख कार्य है। अगर कुछ भी आ जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जहां भी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप दिखेगा तो उसमें आप यही लिखेंगे। 15 से 20 सदस्य होते हैं, अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो सदस्यों की जमा पूंजी को इकट्ठा करना, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण उपलब्ध कराना, इसके अलावा महिलाओं को संगठित करना और अंतिम कार्य क्या है बेटा, सामाजिक मुद्दों को मंच प्रदान करना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।